हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स के लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि हम जब भी अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, रिएक्ट नेटिव का ऐप बनाते हैं, तो हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है अपना खुद का पोर्टफोलियो या फिर उस एप्लीकेशन के लिए एक वेबसाइट बनाने की। और उस केस में हम क्या करते हैं, या तो प्री लाइक पहले से डाउनलोड कोई भी टेम्पलेट्स जो गूगल पे पड़े हैं उसे डाउनलोड करके लगा देते हैं, या फिर कुछ भी। तो क्यों ना हम अपने हिसाब की वेबसाइट बना लें ईजिली, क्योंकि HTML CSS का जमाना तो गया है ना। हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर अपना खुद का पोर्टफोलियो, खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट खुद से बना सकते हैं, अगर हम एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ना ही ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। जस्ट हमें कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है, कुछ टिप्स हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे एज ए रिएक्ट नेटिव डेवलपर एक वेबसाइट बना सकते हैं इन रिएक्ट जेएस। ठीक है। एपीआई लगाने का तरीका वही सेम है, कंपोनेंट बनाने का तरीका भी सेम है, बस कंपोनेंट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, हमारे टैग्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रिएक्ट जेएस अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप खुद की लर्निंग से रिएक्ट नेटिव जो आपकी लर्निंग जो आपने रिएक्ट नेटिव सीखा है उसी के बेस पे आप एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अगर सिस्टम पे आप मैक यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आपके सिस्टम पे पहले से रिएक्ट नेटिव का सेटअप हो रखा है, आपने npm इंस्टॉल कर रखा है, सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप है, बस आपको क्या करना है, रिएक्ट जेएस का सेटअप करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्ट जेएस में आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एक कमांड यूज करनी पड़ती है। वो कमांड है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये कमांड है। ठीक है, और इस कमांड को आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा npm इंस्टॉल। ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो जी क्रिएट रिएक्ट ऐप। इससे क्या होगा कि आपको ये वाली कमांड ग्लोबली काम करने लग जाएगी। ये पैकेज आपको ग्लोबली इंस्टॉल करने की जरूरत है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस कमांड का यूज करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हो रिएक्ट जेएस में। तो मान लो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ये सेटअप हो रखा है। इसके अलावा हमें और कुछ भी सेट नहीं करना है, जस्ट ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, और कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है, और आपके सिस्टम पे रिएक्ट जेएस का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ। मान लो ये कमांड आपने रन करी और आपका सेटअप हो गया रिएक्ट जेएस का। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने टर्मिनल में, और आप जो भी लोकेशन चाहते हो, मान लो मैंने पहले क्या करा, जो भी सारे मेरे पार्ट हैं वो मैं उसको बेस प्रोफाइल को मैं पहले सोर्स कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी लोकेशन पे जाता हूँ। मान लो मेरा डेस्कटॉप पे मैं जाके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ रिएक्ट जेएस का। ठीक है, मैं गया डेस्कटॉप पे, मैंने वहां पे जाके कमांड चलाई npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। ऐप का नाम मान लो मैं रख रहा हूँ डेमो वेबसाइट, और मैं करता हूँ एंटर। ठीक है, आई थिंक ये अभी काम नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई थिंक npx यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली मैं npx यूज करता हूँ। तो ट्राई करके देखते हैं npx से। ओके, ये वाली कमांड जो मेरी npx की कमांड है वो मेरी कमांड काम कर रही है, क्योंकि मोस्टली मैं npm की जगह पे npx यूज करता हूं। तो मेरा सेटअप इसी का हो रखा है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दिया भी होगा कि आप देखो यहाँ पे उन्होंने दिया क्विक ओवरव्यू। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट नेटिव का, वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है। सेम ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे ही ये बनता है हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, मैंने वीडियो को रिज्यूम करा है, तब तक वीडियो मैंने पॉज पे रखा था। ठीक है, अब जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसने इंस्टॉल वगैरह कर ली हैं। अब ये इसने एक जो भी हमारा पाथ है उस पे हमें जाना है। तो मान लो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, प्रोजेक्ट का नाम था CD डेमो वेबसाइट, प्रोजेक्ट का नाम था डेमो वेबसाइट। तो मैं उस पे जाता हूँ, और यहाँ जाके हमें इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक कमांड चलानी है, वो है npm स्टार्ट। इससे क्या होता है, हमारा जो भी लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो npm स्टार्ट हम रन करेंगे इस प्रोजेक्ट से, तो हमारा वेब पे जाके, मतलब क्रोम अगर हम डिफॉल्ट में यूज करें तो यहाँ जाके एक लोकल होस्ट पे 3000 यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो यहाँ पे रन हो जाता है। ठीक है,
तो ये तो बेसिक फंडा था कि प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है और उसको रन कैसे करना है। अब जब हम इसका कोड थोड़ा सा देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम क्या चीज इसमें थोड़ा सा अलग है रिएक्ट नेटिव के हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे बनाया है। ये रहा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मान लो मैंने ओपन कर लिया है। नोड इसके अंदर देखो, पहली चीज जो रिएक्ट नेटिव जैसी है वो क्या है, नोड मॉड्यूल्स। क्योंकि जितने भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं, वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको, नोड मॉड्यूल के अंदर। दूसरी चीज, यहाँ पे सोर्स का फोल्डर, एसआरसी का फोल्डर ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है, जो हम अपने रिएक्ट नेटिव में बनाते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी डिफॉल्ट फाइल्स जैसे index.js, जिसे हम एंट्री फाइल बोलते हैं, app.js जो अभी करेंटली यहाँ पे वेब पे दिख रहा है वो कौन सा है, app.js। ये app.js हमें रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में भी मिलती है और सेम तरीके की ही मिलती है। ठीक है, index.js भी हमें मिलता है सेम तरीके का, उसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। ठीक है, बाकी कुछ गिट इग्नोर और ये setup.js, ये फाइल्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। गिट इग्नोर तो आपका अगर गिट का सेटअप है तभी ये चीज आएगी, और गिट इग्नोर का आपका पता है कि जो फाइल्स हमें सर्वर पे अपलोड नहीं करनी, गिट पे अपलोड नहीं करनी और लोकल में यूज करनी, वो सारी फाइल्स यहाँ रहती है, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। हमें पैकेज डॉट जेसन 100% मिलेगा क्योंकि हम एनपीएम मतलब नोड के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो नोड का प्रोजेक्ट होगा, मतलब पैकेज की बात करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन तो आना ही है। अब बात करते हैं पब्लिक क्या है। जब भी हम रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं तो हमें एंड्रॉयड और आईओएस के दो फोल्डर मिलते हैं, वही सेम तरीका है हमारा पब्लिक का। इसके अंदर हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि मान लो index.html, ये हमारा कुछ बेसिक चीजें हैं जो यहाँ मिलेंगी, क्योंकि जब भी हम बिल्ड बनाते हैं ना, तो इस पब्लिक फोल्डर की ही एक्चुअल में इसी का सारा समअप होके एक बिल्ड बनता है, बिल्ड की फाइल बनती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये एसआरसी का फोल्डर जिसके अंदर हमारा कोड है, इसके अंदर हम नए फोल्डर्स बनाएंगे, नई स्क्रीन्स बनाएंगे, जो सारी चीजें बनाएंगे वो एसआरसी के अंदर बनानी है, और उन सबका समअप कहाँ पे है, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस में कौन सी चीजें हैं जो कॉमन आ रही, दोनों में हम कैसे करेंगे ये डेवलपमेंट। क्योंकि हमें तो रिएक्ट नेटिव आती है, तो भाई उसकी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सेम ही है। क्योंकि मैंने भी जस्ट 1-2 घंटे के अंदर यार रिएक्ट जेएस सीख लिया। काफी चीजें मैंने खुद से अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस के अंदर बनाए हैं। मैं खुद की वेबसाइट भी बना रहा हूँ, मैंने वेब पेजेस बनाए हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, बिना कहीं सीखे, बिना कोई लंबी चौड़ी ट्यूटोरियल देखे बिना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कुछ चीजें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने index.js है, ये आपको सेम मिलेगा जैसे आपको रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में है, वैसा ही यहाँ सेम है। देखो, हमने ऐप को यहाँ पे ले रखा है। अब ऐप वाले पे चलते हैं, मेन चीज ये है हमारे लिए। तो app.js के अंदर जाके मान लो हमने ये सारा कोड हटा दिया। यही तो हम करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, क्योंकि app.js में हम जाके क्या करते हैं, ऐप नेविगेटर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सिंपल सा कौन सा आर एन की जगह पे आर, रिएक्ट नेटिव का रिएक्ट जेएस है, ये रिएक्ट जेएस है ना, तो आर सी एफ ई करके मुझे एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके अंदर क्या है, मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट मिल गया। किसका, रिएक्ट जेएस की बॉयलर प्लेट। यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ, बाकी सारी चीज के सेम मान सकते हैं। मान लो मैंने कॉन्स्ट, इसको मैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट की तरह बना सकता हूँ, जैसे हमने रिएक्ट नेटिव में बनाते हैं, जैसे कैसे कॉन्स्ट ऐप। ठीक है, ये, और यहाँ पे इसको एरो फंक्शन इस तरीके से बना दिया, और ये इस। अब बस फर्क क्या रह गया भाई, फर्क रह गया सिर्फ यहाँ पे ये टैग्स का। हमारे, हम जब रिएक्ट नेटिव में बनाते हैं एप्लीकेशन, तो हम रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स यूज करते हैं। रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट जैसे कि टेक्स्ट इनपुट, बटन का हो गया, टचेबल ओपेसिटी, फ्लैट लिस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो रिएक्ट नेटिव की कंपोनेंट है। अब हम जब वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट जेएस की, तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट यूज करेंगे जो JSX के हैं। जैसे मान लो हमारा div हो गया, HTML वाले टैग होते हैं ना, वही सारे टैग यूज करेंगे। बट क्या है कि यहाँ पे JSX है, तो HTML के सारे टैग होंगे, बट हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव की तरह। ठीक है, जैसे मान लो div हो गया हमारा, H1 H2 H4 स्पैन, है ना, IMG मतलब इमेज, है ना, बहुत सारी चीजें। और इनपुट एज ए टेस्ट इनपुट होता है ना, तो हमें यहाँ पे HTML वाले टैग यूज करने हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ मैंने ये बना लिया, मैं इसके अंदर जाके H1 टैग लेके और मैं यहाँ पे हेलो डाल देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा जो वेब है, यहाँ पे हमारा हेलो लोड हो गया। ठीक है भाई, अब
अब इसका जो हम रिएक्ट नेटिव में क्या करते थे कि हम यहाँ पे जाके कॉन्स इस तरीके से करते थे ना, कॉन्स स्टाइल वगैरह वगैरह स्टाइल दे के स्टाइल सीट लेते थे। अब इसमें स्टाइल सीट कहाँ से आती थी? वो स्टाइल सीट कंपोनेंट थी रिएक्ट नेटिव की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट तो यूज करने नहीं है, तो ये स्टाइल सीट यहाँ नहीं आएगी। फिर क्या होगा, हमें CSS की फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि HTML के टैग यूज कर रहे हैं तो हमें स्टाइलिंग भी तो CSS की यूज करनी पड़ेगी ना। तो हम CSS की फाइल बनाएंगे हर एक फाइल के लिए अलग से। जैसे मानते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, app.js बनाया, app.js ऑलरेडी बना हुआ था, तो जब ये एक JS की फाइल है किसके लिए, फ्रंट के लिए, तो हमें स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे इन्होंने क्या कर रहा है, app.css बना रखा है। ठीक है, ये देखो app.css बना रखा। अब इस फाइल को जैसे मान लो मैंने बना लिया, मैंने सब, और जब भी हम इसका सारा कोड हटा लिया, ये वाली जो app.css फाइल है वो app.js के लिए काम करेगी। हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना है, ये हमारा फाइल का पाथ है। ठीक है, आप अगर किसी दूसरे फोल्डर में बना सकते हो तो उसको उसी हिसाब से कर सकते हो, बट हमें क्या यूज करना है, इंपोर्ट और ये कोड्स और उसके अंदर पाथ। बस इस तरीके से हम CSS की फाइल को एक JS फाइल के अंदर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट, या जैसे ये कंपोनेंट ही है ना, डिव भी एक क्या है, इस तरीके से कंपोनेंट है डिव, ये टैग है एक, और इसके अंदर कोई भी चीज़ है या इसको पर्टिकुलर हमें इसकी UI करनी है तो इसको चेंज करना है। जैसे रिएक्ट नेटिव में हम डायरेक्टली चेंज करते थे, हम व्यू ले लेते थे, तो व्यू को डायरेक्टली कैसे करते थे, स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट उसकी व्यू स्टाइलिंग का नाम करके रेफरेंस ले लेते थे ना, उससे डायरेक्टली हम क्या उसकी स्टाइलिंग देते थे, या फिर इनलाइन स्टाइलिंग दे देते थे। अब यहाँ पे इस तरीके कुछ है नहीं, तो हम किसी कंपोनेंट के अंदर डिजाइन कैसे करेंगे, रेफरेंसेस बना के। और वो रेफरेंसेस कैसे बनते हैं, क्लास नेम या फिर आईडी का यूज करके। आईडी हम जब यूज करते हैं, जब हमें यूनिक उस पर्टिकुलर व्यू को यूनिक रखना है, तब हम आईडी का यूज करेंगे। अदरवाइज हम हर कंपोनेंट को क्लास नेम दे सकते हैं, और क्लास नेम कैन बी सेम, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट के क्लास नेम हम सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्लास नेम कैसे देते हैं, यहाँ पे मान लो डिव है, डिव को हम क्लास नेम देंगे, इसका नाम मैंने रख दिया कंटेनर। अब इस कंटेनर, मान लो ये मैंने कंटेनर रखा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कंटेनर। अब मुझे अगर इस डिव के अंदर की कुछ UI चेंज करनी है ना, तो मैंने मान लो अभी सेव कर लिया और मैंने इस फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर लिया app.css को, तो मैं क्या करूँगा, इस डिव को लेके यहाँ जाऊँगा और इसको मैंने यहाँ पे डॉट इस तरीके से लगाना भाई मुझे, ठीक है। और इसका क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर क्या करना है, एक्वा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि अभी इसकी मैंने हाइट नहीं दी ना। अब जो फ्लैक्स को हम रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज कर देते हैं ना भाई लोग, वो यहाँ भी यूज होता है। कैसे यूज होगा, देखो हमें यहाँ क्या करना है, डिस्प्ले एज अ फ्लैक्स। अब इसे डिस्प्ले को हम बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज ए फ्लैक्स भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसे डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स करेंगे तो इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक लेआउट पहले कितना था, पहले इतना था, बट जब हमने टेक्स्ट डाला तो वो उतना एरिया और इसने कवर कर लिया। अब अगर इसको हमें देनी क्या, विड्थ, तो विड्थ देने का तरीका क्या है, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ को देने का तरीका है, मान लो जैसे मैंने 100 VH दे दिया, VW, तो इसका क्या है, 100% जो विड्थ है वो कवर करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम हाइट को भी दे सकते हैं। तो ये सारे टैग आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं, आधा या 1 घंटे आपको लगेगा ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल करने में, ठीक है। अब देखो मैंने जब 100 VH कर दिया, मतलब जितनी हमें यहाँ पे डिस्प्ले दिख रही है उतनी इसने कवर कर ली, कैसे, 100 VH से, ठीक है। अब जब मैंने इसको डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स कर दिया, तो फ्लैक्स वाली जो भी प्रॉपर्टी थी क्या, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, फ्लैक्स डायरेक्शन, वो सारी चीजें यहाँ हम इजीली यूज कर सकते हैं। और जब हम इजीली यूज कर सकते हैं तो उसे यूज करके हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने फ्लैक्स लिया, तो इस हेलो को मुझे सेंटर में लेके आना है, अभी ये कॉर्नर में है, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इतने सारे रिएक्ट नेटिव की वीडियो बनाए, मैंने बताया जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। जब भी मैंने जस्टिफाई कंटेंट यूज करना है तो मैंने इसे क्या किया, सेंटर में लगा दिया। अगर मुझे अलाइन आइटम्स यूज करना है, अलाइन आइटम्स, तो मुझे क्या करना है, इसका सेंटर में डालना। और जब मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो जो है सेंटर में आ गया। एक्चुअल में हम रिएक्ट नेटिव में भी तो यही करते थे ना, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज की। मान लो मैंने क्या करा, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, हेलो को गोली मारो, क्योंकि हेलो हो गया, ठीक है, हेलो का हो गया। अब बात करते हैं कि यार जो फ्लैक्स थे हम उसमें क्या करते थे, कंपोनेंट बनाते तो उन्हें उनके हिसाब से अलाइन करते थे ना, फ्लैक्स के हिसाब से। अब उसे मान लो मैंने क्या करा, डिप बनाया, एक डिप ये बनाया, एक और डिप मैंने ये बनाया,
ठीक है। दोनों को मैं क्लास नेम अलग अलग रखूंगा। मान लो क्लास नेम क्या बोल सकते हैं, बॉक्स 1, ठीक है। और दूसरा वाला है उसको मैं क्लास नेम दूंगा बॉक्स 2, ठीक है। दोनों को मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे मैंने दोनों को सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सीएसएस में चलते हैं और सीएसएस का जादू देखते हैं कैसे। यहाँ देखो हमने जस्टिफाई कंटेंट कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन पहले हम ऑटो वाली देखेंगे डिफॉल्ट में क्या मिलती है। और इन जस्टिफाई कंटेंट को भी मैंने सेंटर कर रखा है ना, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सेव करूंगा और यहाँ पे जो हमारा क्या है बॉक्स 1 है ना, उसका कलर थोड़ा सा अलग दे दूं और उसको हाइट दे दूं बॉक्स 1, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने एक चीज फिर से गड़बड़ कर दी क्योंकि रिएक्ट नेटिव की आदत है मुझे, तो यहाँ इस तरीके से होगा, कॉलम नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको विड्थ दे देता हूं मैं। मान लो मैंने विड्थ दे दी 200 और हाइट दे दी 200। तो एक्चुअल में ये 200 दोगे ना तो कुछ नहीं आएगा मेरे हिसाब से। रीजन क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना डायरेक्ट नहीं देनी होती, हमें px या फिर हमें ना एक जो होता है ना एक मेजरमेंट वाला तरीका वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे px देंगे तो ये 200 पिक्सल हो गया, ठीक है। जैसे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज करते थे। अब इसका हमें कलर देना होगा, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने दे दिया वॉलेट और मैंने सेव कर दिया। तो कहीं पे ये देखो ये हमारा 200x200 का बन गया। सेम चीज मैं कॉपी करूंगा और इधर भी मैं मान लो अभी मैंने अलग अलग बॉक्स बना दिया, एक से काम चल जाता, बट फिलहाल मैंने दे दिए आपको समझाने के लिए 2। और मैं इसको चेंज कर देता हूँ मान लो येलो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 2 बॉक्सेस यहाँ पे मिल गए हैं और हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे और मैंने सेंटर कर रखा है। सेंटर की जगह पे मैं कुछ और यूज करूँ तो जैसे कि स्पेस बिटवीन। तो ये क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे जो हम रिएक्ट नेटिव के अंदर करते थे, लेफ्ट राइट सेपरेट कर दिया, ओके। जब जब हम जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवनली लेंगे तो ये क्या करेंगे, दोनों इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल इक्वल, लाइक इनका स्पेस मिल जाएगा ना, आधा 50% इसे 50% इसे, ठीक है। यही चीज सेम चीज रिएक्ट नेटिव पे होती थी। अब बात करते हैं, जब हमें फ्लेक्स समझ में आ गया, अब बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमें क्या मिल रहा है, रो मिल रहा है, जबकि हमें रिएक्ट नेटिव में क्या मिलता था, वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज मिलता था। यहाँ पे हमें डिफॉल्ट में क्या मिल रहा है, रो मिल रहा है। तो हमें इसे फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम करेंगे तो इसे हम कॉलम सेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें फ्लेक्स समझ में आ गया कि रिएक्ट के अंदर फ्लेक्स कैसे यूज करना है हमें, ओके। अब हमें ये तो समझ में आ गया। बाकी जैसे मान लो आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस हो गए, सेम चीज यार, इनकी शैडो यूज करनी तो आपको सीएसएस यूज करनी पड़ेगी। सीएसएस उसमें भी यूज करते हैं, बस तरीके चेंज होते हैं। क्या, हमारा सिंटैक्स अलग हो जाता है, लिखने का तरीका। उसमें क्या हम कैमल केस यूज करते हैं, यहाँ देखो हम डैश लगा के चीजों को लिखते हैं। अलाइन आइटम्स वहां कैसे होता था, अलाइन स्मॉल होता था, उसके बाद आइटम्स का आई बड़ा होता था, मतलब कैमल केसिंग यूज करते थे। यहाँ देखो हम क्या करते हैं, जो भी एक अलग वर्ड है ना उसको हम एज अ डैश से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी चीजें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज चलेगी। रिएक्ट जेएस में हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। तो इस पूरी सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा देखोगे तो आपको रिएक्ट डेवलपमेंट आ जाएगा इजी तरीके से, जैसे मैंने रिएक्ट नेटिव पे काम करवाया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।